पर बहू एक बात समझ नहीं आई, तूने इतना सब कुछ बनाया लेकिन रोटी या पराठे क्यों नहीं बनाए? हमारे घर में तो कोई भी चावल नहीं खाता, तू मेरे लिए जल्दी से 2 रोटी सेक दे। लो कर लो बात। इतना सब कुछ बनाया ताकि ये लोग रोटी न मांगे, और ये लोग रोटी ही मांग रहे हैं। भगवान बचा ले। अनु बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसको बोलने की बहुत आदत थी। उसकी चिक चिक की आदत से उसकी माँ बहुत परेशान रहा करती। एक दिन उसको खाली बैठे फोन चलाते देखकर उसकी माँ उसके पास आकर कहती है, जब देखो मोबाइल में घुसी रहती है, कुछ काम कर लिया कर। कल को तेरी सास मुझे ताने देगी कि लड़की को कुछ सिखाया ही नहीं। माँ आप मेरे लिए रिश्ता देखो, देखना मैं 3 महीने में ही सारे काम सीख लूंगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे घर का काम करना ब्रेड पर मक्खन लगाने जितना आसान हो। बस बोल दिया और हो गया। जब करेगी ना तो नानी याद आएगी। माँ कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ आप मुझे सिखाओगी ना तो मैं सब सीख जाऊंगी, और कोई दिक्कत या परेशानी होगी तो आप है ना, फिक्र मत करो। तुझे समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। अंबिका ये बोलकर उसे उसके हाल पर छोड़कर ही वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दिन बीतते हैं और उसके लिए किस्मत से एक कुणाल नाम के लड़के का रिश्ता आता है। लड़का अच्छे परिवार का था। ये देखकर अंबिका अनु से उसका रिश्ता खुद ही पक्का कर देती है। अंबिका अनु को घर का सब काम सिखाती है, लेकिन अनु को रोटी बनानी नहीं आ पाती। बीतते समय के साथ अनु और कुणाल की शादी भी हो ही जाती है और अनु भी बहू बनके अपने ससुराल आती है। और उसकी सास उसकी पहली रसोई के दिन उससे आकर कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है, कुछ ऐसा बना दे जिसको खाकर बस दिल खुश हो जाए और मैं पहले ही दिन तिजोरी की चाबी तेरे हाथों में रख दूं। जी माँ जी, आप सब नाश्ते की टेबल पर चलिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मैंने बहुत कुछ बनाया है आज सबके लिए और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद भी आएगा। अनु इतना कहकर सबके लिए खीर, सब्जी, पास्ता और चावल बनाकर लाती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। और इतना सब कुछ बना देखकर उसका पति कुणाल कहता है, अरे वाह, मुझे नहीं पता था अनु, तुमको इतना सब कुछ बनाना आता है। तुमने तो बिल्कुल दिल ही खुश कर दिया। पर बहू एक बात समझ नहीं आई, तूने इतना सब कुछ बनाया लेकिन रोटी या पराठे क्यों नहीं बनाए? हमारे घर में तो कोई भी चावल नहीं खाता, तू मेरे लिए जल्दी से 2 रोटी सेक दे। लो कर लो बात। इतना सब कुछ बनाया ताकि ये लोग रोटी न मांगे, और ये लोग रोटी ही मांग रहे हैं। भगवान बचा ले। अरे माँ, वो इतना सब बनाकर थक गई होगी, आज चावल ही खा लेते हैं, रोटी रात को खा लेंगे। सच कहा है किसी ने, पति भगवान समान होता है। भगवान से मदद मांगी और पति ने कर दी। चलो अच्छा हुआ बच गई मैं। सही है बहू, अभी तो तू नई है और तेरा पति अभी से तेरी साइड ले रहा है। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, ना जाने आगे क्या क्या होगा। अब मैं तो बस अब एक कोने में पड़ी ही रहूंगी। क्या माँ, आप भी क्यों बेचारी को ताने देकर डरा रहे हैं? अन्नू, माँ ऐसी नहीं है और वो बस तुम्हारी टांग खींच रही है। चलिए अब मैं ऑफिस जाता हूँ, लेट हो रहा है। नाश्ता करके कुणाल ऑफिस चला जाता है और शाम को अनु रसोई में रोटी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे ना ही रोटी बनती है और ना ही सेकी जाती है। और उसको कई देर तक रसोई से बाहर ना आते देखकर उसकी सास राधा रसोई में आती है और कहती है, बहू कितनी देर हो गई तुझसे रसोई का काम नहीं हुआ क्या? हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है तूने रसोई का? हर तरफ आटा आटा है और ये सारी रोटी टेढ़ी टेढ़ी है और जली हुई क्यों है? मम्मी जी आप गुस्सा मत करना, मैं आपको सब बताती हूँ। जिसके बाद अनु अपनी सास को बताती है कि उसे सब काम आता है लेकिन रोटी बनानी नहीं आती। ये सुनकर राधा उस समय तो उसका साथ देती है और सबके लिए रोटी बना लेती है। अब राधा आए दिन अनु को रोटियां बनाना सिखाया करती, लेकिन अनु पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिन बीतते हैं और एक दिन राधा अपनी बहू में कोई सुधार ना देखकर अपनी पड़ोसन आरती के पास जाकर कहती है, क्या बताऊं आरती, सोचा था बहू आएगी तो महारानी बनकर रहूंगी और उसने तो मुझे नौकरानी बना रखा है। पर तू तो बता रही थी कि तेरी बहू घर का सारा काम कर लेती है, फिर नौकरानी कैसे हुई तू?
अब क्या बताऊं बहन, देख घर का झाड़ू पोछा तो मैं नौकरों से भी करवा लूं, पर एक माँ अपने बेटे की शादी करती है ताकि उसकी बहू उसे 2 रोटी सेक कर खिला सके, पर इसको तो वो भी नहीं आता। अब तो तेरी मुसीबत का एक ही हल है। बताना क्या हल है? आखिर क्या करूं जो मेरी बहू को रोटी बनानी आ जाए। राधा ये कहती है और आरती उसके कान में एक तरकीब बताती है, जिसे सुनकर राधा बहुत खुश होती है और अपने घर आकर अपनी बहू को कहती है, सुन बहू, तुझसे मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है, तो ध्यान से सुन और खोपड़ी में बैठा ले। जी माँ जी, ऐसी भी क्या बात है, आप बताइए ना। बहू, मैंने तेरी शादी जल्दबाजी में करवाई और इस वजह से कई लोग शादी में नहीं आ पाए, तो जल्दी से उठ जाना और सब खाना बना देना। सब मेहमान तेरे हाथ का खाना खाना चाहते हैं। मैंने उनके आगे तेरी बहुत तारीफ की है कि तुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। पर माँ जी, आप तो जानती हैं ना कि मुझे रोटियाँ बनानी नहीं आती। मैं सब खाना बना दूंगी, बस रोटी आप सेक देना। ठीक है बहू, तू बाकी के खाने का काम संभाल लियो और रोटियां मैं बना दूंगी। हम दोनों मिलकर सब काम आराम से संभाल लेंगे। ये बोलकर राधा तो अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन जब अनु राधा के कमरे में सुबह की चाय लेकर जाती है तो देखती है कि उसने अपने हाथ पर पट्टी बांधी है और उसे देखकर अनु कहती है, माँ जी, ये आपके हाथ पर अचानक क्या हो गया? कल तक तो आप ठीक थी। मत पूछ बहू, इस उम्र में तो ये सब होता ही रहता है। अब क्या कर सकते हैं, उम्र ही ऐसी है। पर माँ जी, आपको ये हाथ में अचानक इतनी चोट लगी कैसे, ये तो बताइए। अरे अब चोट पूछ कर थोड़ी लगती है। तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं नाटक कर रही हूँ। रात को बाथरूम जाते हुए फिसल गई और लग गई। पर माँ जी, आज तो घर पर मेहमान आने वाले हैं और अब उनके लिए रोटियां कौन बनाएगा? तू बनाएगी और कौन बनाएगा? देख बहू, अब तेरी सास और ससुराल की इज्जत तेरे हाथों में है, तुझे ही सब संभालना है। ये बोलकर राधा अपने कमरे में से बाहर चली जाती है और शाम को बहुत सारे लोग उसके घर दावत पर अनु को देखने आते हैं। अनु को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, पर अपनी सास की इज्जत रखने के लिए वो धीरे धीरे और मेहनत से रोटियां बेलना और सेकना शुरू करती है। धीरे धीरे उससे रोटी गोल बनने लगती है और सेकते हुए जलती तक नहीं है। और फिर अनु के अंदर आत्मविश्वास जाग उठता है और वो रोटियां बनाती रहती है। थोड़ी देर बाद राधा रसोई में आती है और बनी हुई रोटियों का ढेर देखकर कहती है, बहू, बाहर 10 लोग आए हैं और तू तो रोटियां बनाए जा रही है। रुक जरा, गिनू कितनी है। 1 2 3 50 100। राधा रोटियां गिनती है और अपनी बहू से कहती है, तू तो बोली थी तुझे रोटियां बनाना नहीं आता, लेकिन तूने तो बहुत अच्छी रोटी बनाई है। मुझे बताएगी कि ये सब कैसे हुआ और तूने इतनी रोटी क्यों बना दी? माँ जी, मुझे सच में रोटी बनानी नहीं आती और ये बात आप भी जानती हो, लेकिन यहाँ बात आपकी इज्जत की थी तो मैंने रोटी बनानी शुरू की। शुरू में थोड़ी खराब बनी, लेकिन फिर मैंने आराम से बनाई और देखो, मैं अब रोटी बनाना सीख गई हूँ। फिर मुझे मजा आने लगा और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने 100 रोटियाँ बना दी। अच्छा, मेरी 100 रोटी बनाने वाली बहू, अभी रुक जा, नहीं तो आज मुझे तेरे नाम से गली में भंडारा करवाना पड़ जाएगा। जी माँ जी, रुक जाती हूँ। आप सबके लिए खाना लगाने में मेरी मदद कर दीजिए। रही इन बची हुई रोटियों की बात, तो कुछ देर में मैं इनके साथ जाकर इन रोटियों को गरीबों में बांट आऊंगी। ये कही ना बहू तूने दिल को लगने वाली बात। चल मुझे दे, बर्तन में खाना लगा दूं बाहर। ये बोलकर राधा जिस हाथ से उसके चोट लगी थी उसी हाथ से बर्तन को पकड़ती है, जिसे देखकर अनु समझ जाती है कि उसकी सास उसको रोटी बनाना सिखाने के लिए ये सब नाटक कर रही थी, लेकिन ये नाटक उसकी भलाई के लिए था, इसीलिए वो बुरा नहीं मानती। और इस तरह राधा की रोटी ना बना पाने वाली बहू 100 रोटियां बना देती है। लालची हलवाई के नाम से लक्ष्मी नगर में एक बहुत ही फेमस अमीर ब्रेड पकौड़े वाली दुकान के बाहर हमेशा से ही ब्रेड पकौड़े खाने के लिए ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती। दुकान का मालिक सेठ किशन सारा दिन हलवाई और दुकान पर काम कर रहे सभी लोगों पर नजर बनाए रखता था, ताकि किसी भी तरीके की कोई बेईमानी या फिर ग्राहकों के बीच चीजें या फिर ब्रेड पकौड़े को लेकर कोई लड़ाई हो।
ऐसे ही एक दिन एक भिखारी किशन के पास आता है और बोलता है, सेठ जी, ब्रेड पकौड़ा खिला दीजिए। भगवान की कृपा से आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, भर देते तुम्हारा पेट। सुनो, जरा 2 ब्रेड पकोड़े लेकर आना। किशन की आवाज देने के बाद किशन छोटू नाम के एक नौकर को बुलाता है। वो नौकर किशन को गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े एक प्लेट में रखकर चटनी के साथ पकड़ा जाता है, जिसे किशन उस भिखारी को देते हुए बोलता है, लो भाई, ब्रेड पकोड़े खाओ और पेट भरो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा पेट भरा। भगवान आपको और अमीर करे। बस तुम्हारी दुआ ही बहुत है। मेरी दुकान में कुछ आदमियों की जरूरत है मुझे, और तुम चाहो तो काम कर सकते हो। ऐसे मांग कर खाने से अच्छा है कि कमा कर खाओ। आपकी बहुत कृपा होगी। मैं काम करूंगा, कल से ही काम करूंगा। पास में खड़ा हुआ छोटू ये सब कुछ देख रहा होता है। भिखारी ब्रेड पकोड़े लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी छोटू किशन के पास जाता है और बोलता है, मालिक, अगर आप गुस्सा ना हो ना तो मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ छोटू, पूछना। क्या हुआ? क्या बात है? कोई मदद चाहिए? नहीं मालिक, मदद नहीं चाहिए, पर ना आपने उस भिखारी को भीख दी, लेकिन साथ साथ काम भी दे दिया। अरे हमारी ब्रेड पकोड़े की दुकान में तो किसी भी आदमी की जरूरत नहीं है, फिर आपने उसे काम क्यों दिया? आप तो बहुत अमीर हो, आपको तो आदमियों की कमी भी नहीं है, फिर आपने उस भिखारी को काम पर क्यों रखा? छोटू, मैं हमेशा से ना अमीर नहीं था। इस अमीरी को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। ये ब्रेड पकोड़े का बिजनेस इतना आगे मैंने बहुत मेहनत से बढ़ाया है। तू जानता है भूख क्या होती है ना, ये मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। गरीबी मैंने भी बहुत अच्छे से देखी है। हर इंसान को किसी न किसी चीज की जरूरत होती है, लेकिन अगर वो चाहे तो मेहनत करके सब कुछ पा सकता है। मैं कुछ समझा नहीं मालिक। अच्छा चल रुक, मैं तुझे बताता हूँ। बात ना उन दिनों की है जब मैं तेरी उम्र का था। इतना कहकर किशन छोटू को अपने अतीत के बारे में बताना शुरू करता है। बात उस समय की है जब छोटू के पिताजी लल्ला का देहांत हो गया था। किशन के पिता एक छोटा सा चाय और ब्रेड पकोड़े का स्टॉल लगाया करते थे। किशन के पिता के चले जाने के बाद किशन की माँ रूपा ने उस स्टॉल पर काम करना शुरू कर दिया था। रूपा बहुत ही सुंदर थी। स्टॉल पर आने वाले व्यक्ति रूपा को गलत नजरिए से देखा करते। ऐसे एक दिन रूपा के स्टॉल पर एक शेखर नाम का आदमी आता है और रूपा को देखकर बोलता है, जरा 1 कप चाय देना। जी अभी देती हूँ साहब। एक काम करो, 2 ब्रेड पकोड़े भी देना। जी साहब अभी देती हूँ। रूपा की मदद के लिए किशन हर वक्त अपनी माँ के साथ स्टॉल पर ही हुआ करता था। जैसे ही रूपा शेखर को देने के लिए ब्रेड पकोड़े निकालती है, तभी उसके हाथ पैर पर थोड़ा सा तेल गिर जाता है और उसकी दर्द की आवाज निकल जाती है। फिर भी वो पकोड़े और चाय बनाकर शेखर को दे देती है। शेखर आराम से चाय और पकोड़े खाता है, जिसके बाद पैसे देने के बाद वो रूपा से बोलता है, ये लो तुम्हारे पैसे। वैसे तुम जवान हो, खूबसूरत हो, सुंदर हो, और ये ब्रेड पकोड़े का ठेला लगा के बैठी हो। तुम कहो तो कई काम दिला दूं। नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। रूपा उस आदमी को वहाँ से भेज देती है, पर हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई व्यक्ति ठेले पर आता ही रहता। और ये सब देखकर एक दिन किशन अपनी माँ से बोलता है, माँ, अब से ना तुम ना चाय के स्टॉल पे नहीं जाओगी, तुम कोई काम नहीं करोगी। चाय के स्टॉल पे मैं जाऊंगा और मैं ही वहाँ पे चाय और ब्रेड पकोड़े बना के बेचा करूंगा। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? ये सब तू अकेला कैसे कर पाएगा? तू अभी छोटा है। माँ, मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन कोई आपके साथ बदतमीजी करता है ना तो मुझसे देखा नहीं जाता। माँ, हम गरीब है, चाय ब्रेड पकोड़ा बेचकर अपना पेट भरते हैं, तो लोग हमारे साथ गलत बर्ताव क्यों करते हैं? माँ, कोई बात नहीं बेटा, दुनिया में अच्छे बुरे लोग दोनों होते हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि सारी जिम्मेदारी मैं तुझ पे ही डाल दूं। माँ, मैंने कह दिया ना कि आप कल से स्टॉल पे नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, आपको मेरी कसम है। अपनी कसम देकर किशन अपनी माँ को ठेले पर आने से रोक देता है। अगले दिन से वो अकेला ही टी स्टॉल पर आकर काम करने लगता है, जिस वजह से कभी उससे चाय में चीनी तेज हो जाती तो कभी पत्ती ज्यादा तेज हो जाती। कभी वो पकोड़े में मसाला ज्यादा कर दिया करता तो कभी कम। और धीरे धीरे ये देखकर रूपा उसे बोलती है, बेटा तू मेरी बात क्यों नहीं मानता? मुझे वापस आने दे, तू अकेला ये सब कुछ नहीं संभाल पाएगा बेटा।
ये तेरी बस की बात नहीं है। माँ, आज भी मुझे संभालना है और कल भी मुझे ही संभालना है, इसलिए जब तक मैं गिरूंगा नहीं तब तक सीखूंगा कैसे। अब चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, मैं काम करूंगा। फिर चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं हार नहीं मानूंगा। ऐसे भी किशन लगातार मेहनत करता जाता है और धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ वो चाय और ब्रेड पकोड़े बनाने में एकदम परफेक्ट हो जाता है। अब लोगों को किशन के हाथ की चाय और पकोड़े बहुत अच्छे लगने लगे थे और धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी थी। किशन अपने टी स्टॉल छोड़कर सड़क किनारे जहां पर फास्ट फूड दिखा करता था, वहीं पर अपनी रेहड़ी लगाना शुरू कर देता है। किशन के ब्रेड पकोड़े का स्टॉल आसपास के लोगों के मुंह पर एक तमाचे की तरह था, क्योंकि ये उनके सेल को बिल्कुल डाउन कर देता था। ऐसे ही किशन के पास एक मोमोज की दुकान लगाने वाला भी मन ही मन सोचता है, इस किशन के ब्रेड पकोड़ों का तो कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हमारा धंधा बिल्कुल बंद करवा देगा। जितने पैसे ये कुछ घंटे में छाप लेता है, इतने पैसे हम सब पूरा दिन में नहीं कमा पाते। अगर यही हाल रहा तो ये राजा भोज और हम गंगू तेली बन जाएंगे। इससे पहले हम बर्बाद हो जाए, मुझे इसकी फील्डिंग लगानी पड़ेगी। इतना कहकर मोमोज वाले आसपास के सभी रेडी वालों से बात करता है और एक रात जब किशन अपना ठेला भरकर घर पर आ जाता है, तभी पीछे से सभी ठेले वाले किशन का ठेला बुरी तरीके से तोड़ देते हैं और उसकी जरूरत के सारे सामान को आग लगा देते हैं। अगली सुबह किशन जब ये सब कुछ आकर देखता है तो वो रोते हुए बोलता है, ये सब क्या हो गया? किसने किया ये सब? हम सब ने मिलकर किया है। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? मैं तो अपना काम कर रहा था ना, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि तेरे पकोड़ों की वजह से हम लोगों का धंधा ठप हो गया है। चला जा यहाँ से। अगर दोबारा तो इस जगह पे ठेला लगाने आया, ना तेरा ठेला रहेगा ना ही तू। अगली बार हम तुझे और तेरे घर को ही आग लगा देंगे। इतना कहकर मोमोज वाला और बाकी सभी किशन को वहां से भगा देते हैं। पर किशन अपने इरादों का पक्का था। वो फिर से अपने बचत के पैसों से नया ठेला खरीद कर उसी जगह पर ठेला लगाता है और इस बार उसके ब्रेड पकौड़े की सेल भी पहले से ज्यादा हो जाती है। देखते ही देखते किशन की आमदनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अच्छी दुकान खरीद लेता है और अब उसकी जान पहचान इतनी ज्यादा थी कि वो चाहे तो 1 मिनट में बाकी सभी ठेलों को उस रोड से हटवा सके। ऐसे एक दिन किशन उस मोमोज वाले के पास जाता है और उससे बोलता है, कैसा लगा? फिर करोगे मुझसे दोबारा मुकाबला? मैंने कभी बेईमानी नहीं किया, कभी बेईमानी से पैसा नहीं कमाया, सबका भला चाहा। लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? गलत किया तुम लोगों ने। मैं चाहूँ तो तुम लोगों की सजा तुम्हें अभी दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। मैं जानता हूँ यहाँ पर जो भी काम करने वाले हैं ना, सब अपने बच्चों का, परिवार का पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन किसी को गिरा कर अगर खुद ऊंचा उठने का कोशिश करता है ना वो इंसान, तो वो सच में बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। बस छोटू, ऐसी बहुत सी परेशानियां आई, उनको पार करके आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे विरासत में कुछ नहीं मिला। जो कुछ भी मैंने कमाया है, सब कुछ मेहनत से कमाया है। जिस उम्र में लोगों के पिता घर चलाया करते थे, उस उम्र में मैंने मेहनत की। उस उम्र में मैंने अपने हाथ जलाए, ग्राहकों की गालियां खाई, जीवन में बहुत दुख देखे। उसके बाद जाकर मैं यहाँ तक पहुंचा। तू जानता है मैंने भिखारी को काम पर क्यों रखा है? वो हाथ पसार के मांगता था, लेकिन अब हाथ चलाकर मेहनत करेगा। मालिक, आप ना पैसे से ही नहीं, दिल के भी बहुत अच्छे और अमीर आदमी हो। आपकी कहानी सुनकर ना मुझे भी एहसास हुआ कि मैं आपकी दुकान में नौकरी करने के बाद ना पैसे कमाकर अपना खुद का ना काम चालू करूँगा। छोटू, तूने ये बात बहुत अच्छी कही। चल अब ब्रेड पकौड़े लगा दे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ मालिक, अभी लेकर आया। और हाँ सुन, अपने लिए भी ले आइयो, साथ बैठकर खाएंगे। किशन की बात सुनकर छोटू मुस्कुराता है, जिसके बाद वो अपने और किशन के लिए ब्रेड पकौड़े के साथ साथ चाय लेकर भी आता है और दोनों नौकर मालिक एक साथ बैठकर चाय और ब्रेड पकौड़े का मजा लेते हैं। सोनू रास्ते से जा रहा था, तभी रास्ते में भीख मांगता हुआ एक भिखारी देखता है। सोनू उसके पास जाता है और उससे कहता है, चाचा चाचा, आप भीख क्यों मांग रहे हो? अरे आप तो मेरे पापा की उम्र के हो, मेरे पापा काम करते हैं, तो आप क्यों भीख मांग रहे हो? आप क्यों नहीं काम करते? बेटा, मेरे पास कोई काम नहीं है और ना ही कोई मुझे काम देने के लिए तैयार है, तो अब मुझे अपना पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। और दुनिया बहुत ही बड़ी है, दुनिया में मेरे जैसे कई लोग हैं। चाचा, जब तक हमारा शरीर काम करता है ना, हमको काम करते रहना चाहिए, और जब हमारा शरीर काम नहीं करता तो फिर काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी तो आप बिल्कुल ठीक हो, मैं बच्चा हूँ, लेकिन ये बात मुझे समझ में आती है। आप तो इतने बड़े हो, आपको समझ में नहीं आती क्या? बेटा, मैं मेहनत से नहीं घबरा रहा हूँ। मुझे भी पता है कि अगर मुझे कोई काम मिले
तो मैं मेहनत कर लूंगा, लेकिन आज के समय में काम मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे देखकर ऐसे कह रहे हो, लेकिन कभी अपने पिता की मेहनत देखो कि वो किस तरह से तेज धूप में बाजार जाते हैं और 2 पैसे कमाते हैं। वही तो चाचा, मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ। मेरे पिताजी ना मेहनत करने जाते हैं, तब जाकर कुछ पैसे कमा के लाते हैं। जब मेरे पापा मेहनत कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको अच्छा नहीं लगता क्या मेहनत करना? या फिर आप इतने आलसी हो गए हो ना कि आपको ना भीख मांगना अच्छा लगने लग गया है? तभी तभी मैं आपके पास आया हूँ ये पूछने के लिए। बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आखिर कोई मेरे पास आया और मेरा दुख सुन रहा है, मुझे समझ रहा है। लेकिन दुनिया की सच्चाई से अभी तुम वाकिफ नहीं हो। दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत ही ज्यादा निर्दयी भी है। सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे, बाद में किसी और के बारे में सोचती है ये दुनिया। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं, लेकिन मजबूरी मुझे यहाँ ले आई, इसलिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सोनू भिखारी चाचा से काफी ज्यादा बात करता है और कुछ देर वहाँ बैठता भी है, और जब उसके स्कूल का समय खत्म होता है तो वो वापस अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद सोनू अपनी माँ निर्मला से कहता है, माँ, क्या पैसा कमाना इतना मुश्किल है? हाँ बेटा, पैसे कमाना जितना मुश्किल है ना, उतना ही मुश्किल है पैसे को बचाना। आज के समय में हर कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो कोई भी काम कर रहा है वही जानता है कि असली मेहनत होती क्या है। हम तभी तो तुमसे कहते हैं कि खूब मेहनत करके पढ़ो, ताकि आगे तुम्हें किसी चीज के लिए कोई दिक्कत ना हो। अच्छा माँ, अगर मैं पढ़ाई करूँगा तब क्या मुझे भी किसी भी चीज में दिक्कत नहीं होगी? तब मैं अच्छे से पैसे कमा लूंगा ना? मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? बेटा, मैं पहले चाहती थी कि तुझे कोई परेशानी ना हो, लेकिन जब तक तू परेशानी में नहीं आएगा तब तक तू परेशानी से कैसे निकल पाएगा। इसलिए मुश्किलों से डरना नहीं, मुश्किलों से डटकर सामना करना सीखना चाहिए। और पढ़ाई लिखाई हमारे लिए बहुत जरूरी है। पढ़ाई से ही इंसान आगे बढ़ता है। सोनू अपनी माँ की बात सुनने के बाद खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगता है, लेकिन रोज स्कूल से आते जाते टाइम वो भिखारी चाचा से भी मिलने जाता है। वो भिखारी चाचा से मिलने लगता था। एक दिन वो भिखारी चाचा एक लड़की से बात करते हुए कहते हैं, अरे गुड़िया, तुम तो अकेली हो और अकेले तुम कैसे घर जाओगी? तुम्हें अकेले घर जाने में डर नहीं लगता क्या? अगर कोई तुम्हारे पास आ गया और तुम्हें उठाकर लेकर चला जाएगा तब तुम क्या करोगी? नहीं चाचा, ऐसा नहीं होगा। मैं डरती नहीं हूँ। वैसे भी मुझे तो यहाँ पे सब जानते हैं, कोई मुझे उठाकर ले भी नहीं जा सकता। मेरे मम्मी पापा को पता चल जाएगा ना, तो मेरे मम्मी पापा ना उस गुंडे को बहुत मारेंगे। अरे बाप रे, तुम तो सच में बहुत ज्यादा बहादुर हो। ऐसे गुड़िया, तुम रहती कहाँ हो? मतलब तुम्हारा घर ज्यादा दूर है क्या यहाँ से? नहीं चाचा, इतनी भी दूर नहीं है, बस थोड़ी सी ही पास है। मैं स्कूल से जब भी घर जाती हूँ ना, तो मैं आपको रोज देखती हूँ, इसलिए मैं ना आज आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आपको भूख लगती होगी ना, मैंने देखा है आप ऐसे भूखे प्यासे यहीं बैठे रहते हो। चाचा, आपका घर कहाँ है? बेटा, मेरा तो यहीं पर घर है, यही ठिकाना है। तुम जब मुझे रोज देखती हो तो तुम्हें यह नहीं पता कि मेरा कोई घर नहीं है। मैं यहीं पर सड़क पर रहता हूँ और लोग मुझे जो कुछ भी खाने को दे देते हैं वही खा पीकर मैं अपना पेट भर लेता हूँ। चाचा, अब ना आपको भीख मांगने की ना जरूरत नहीं है। मैं ना आपके लिए रोज लेकर खाना आऊंगी, आप वही खाना खा लेना। भीख मांगना ना अच्छी बात नहीं होती। तभी वो सोनू वहाँ आता है और कहता है, लेकिन ना चाचा तो अपनी मर्जी से भीख मांगते हैं। मुझे मेरी मम्मी ने बताया था कि भीख मांगना ना कमजोरों की निशानी है, और हमारे पास काम नहीं है तो क्या हुआ, कोशिश तो कर सकते हैं ना। हार मानकर भीख मांगे अच्छा थोड़ी लगता है। लेकिन चाचा ने तो कोशिश करनी ही छोड़ दी है। अब ये उनकी गलती है ना। अरे काम ढूंढेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा काम? काम तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन इनको तो भीख मांगने में मजा आ रहा है, तभी ये भीख मांग रहे हैं। कोई कमा के खाता है ना तो ज्यादा अच्छा होता है। भीख मांग के ना कब तक खाएगा कोई? तुम कौन हो और चाचा से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? चाचा की मजबूरी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम कभी नहीं समझ सकते हो। तुम तो बस यही समझोगे कि चाचा के पास काम नहीं है इसलिए वो भीख मांगते हैं। लेकिन भीख मांगना चाचा को भी अच्छा नहीं लगता है ना। तभी तो देखो हमसे कितने प्यार से बात कर रहे हैं चाचा। इन्होंने हमसे अभी तक कुछ मांगा ही नहीं है, क्योंकि हम बच्चे हैं। और चाचा को तो मैं आज से रोज खाना दूंगी। गुड़िया, तुम बहुत अच्छी हो और बेटा तुम भी बहुत अच्छे हो। तुम दोनों ही अपनी जगह ठीक हो, लेकिन तुम दोनों बड़े हो जाओगे तब तुम अपना तर्क अच्छे से रख पाओगे, क्योंकि यह सब बातें भी तुम्हें अभी समझ में नहीं आएंगी।
इतना बोलकर वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद शहर में ही खबरें लगती हैं कि बच्चे किडनैप हो रहे हैं। ये सब बातें जब निर्मला को पता चलती है तो निर्मला बहुत ही घबरा जाती है। तभी वो अपने बेटे सोनू से कहती है, सोनू बेटा, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आजकल हमारा शहर सेफ नहीं है, तो तुम अब से कहीं भी जाओगे तो मुझे बता कर जाओगे और फालतू में इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है और किसी से बात भी नहीं करोगे, ज्यादा अनजानों से दूर रहोगे। कोई कुछ खाने को दे तो बिल्कुल भी नहीं खाओगे। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो। मुझे आपका और पापा का सबका नंबर याद है। मुझे ये भी पता है कि पुलिस का नंबर क्या है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी अनजान आदमी से बात नहीं करूँगा माँ। किसी अनजान ने मुझे कुछ दिया ना तो मैं फेंक दूंगा और भाग के घर आ जाऊंगा और आपको सब बता दूंगा। और माँ, पता है आपको, मैं सीधा स्कूल जाता हूँ और सीधा घर आता हूँ, ताकि ना आपको ना चिंता ना हो कि मैं कहाँ गया। सच में तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन आजकल मुझे डर लगता है। जिस तरह से खबरें सुन रही हूँ ना, मुझे तो बहुत डर लगता है कि कहीं तेरे साथ कुछ हो ना जाए। इसलिए तो मैं अभी तुझ पर रोक टोक लगा रही हूँ। कल को जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तू अपने मन की ही करना, जो तुझे ठीक लगे वही करना। कुछ दिनों बाद सोनू स्कूल के रास्ते से घर आता है। तभी उसे भिखारी चाचा एक लड़की को टॉफी देते हुए दिखते हैं। ये लो बेटा, टॉफी खा लो। मुझे पता है कि तुम्हें टॉफी बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ये। नहीं चाचा, मम्मी ने ना मना किया है, किसी से ना कुछ भी खाने की चीज नहीं लेनी। मैं टॉफी नहीं खा सकती। ये तो बहुत अच्छी बात है गुड़िया कि तुम अपनी मम्मी की बात मान रही हो, लेकिन मैं कोई अनजान तो नहीं हूँ। मैं तुम्हारा अपना भिखारी चाचा हूँ, फिर मुझसे किस बात का डरना। लेकिन चाचा, आपको तो मम्मी थोड़ी ना जानती है। और चाचा, मैं नहीं खा सकती टॉफी, मुझे बहुत डर लगता है। आजकल जैसे हो रहा है ना, बच्चों को उठाने वाले आ रहे हैं। मैं तो छोटी सी हूँ, मुझे कोई उठा के ले जाएगा तो मैं क्या ही करूँगी। मेरे मम्मी पापा तो बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं नहीं खा सकती। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुमसे पहले एक टॉफी खाऊंगा, उसके बाद तुम खा लेना। बार बार चाचा के बोलने के बाद भी वो लड़की टॉफी खाने के लिए मान जाती है और टॉफी खा लेती है। कुछ देर बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है और वो चाचा उसे अपनी गोद में लेते हैं और सीधा सीधा जाने लगते हैं। ये देखकर सोनू खुद से बात करते हुए कहता है, अरे ये लड़की तो वही है ना, लेकिन ये बेहोश क्यों हो गई और चाचा इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना चाहिए, लेकिन अगर मैंने इनका पीछा किया और मैं खुद फंस गया तो? एक काम करता हूँ, मम्मी ने मुझे सेफ्टी के लिए छोटा फोन दिया है ना, उससे मैं मम्मी या पुलिस अंकल को फोन कर देता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। सोनू पीछे जाता रहता है और तभी एक सुनसान रास्ता आता है। सुनसान रास्ते पर सोनू को डर लगता है और वो तुरंत पुलिस को फोन करके बुला लेता है। कुछ देर बाद पुलिस भी उसके साथ जाने लगती है और वहाँ भिखारी चाचा एक बहुत बड़े गोदाम में जाते हैं जहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं। और इसी दौरान भिखारी चाचा का सच भी सबके सामने आ जाता है और वो पकड़े जाते हैं। ये देखकर निर्मला को भी बहुत खुशी होती है कि उसके बेटे की वजह से बच्चे किडनैप करने वाला पकड़ा गया। निर्मला अपने बेटे से कहती है, बेटा, आज तो तूने सच में ही बहुत ही बहादुरी का काम किया है। भिखारी चाचा जो अब तक बच्चों को अगवा कर रहे थे, तुमने उसको पकड़वा दिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। अनुराधा अपनी सास कावेरी को बहुत पसंद करती थी और उनकी बहुत सेवा करती थी, लेकिन अनुराधा की बहू ज्योति को अपनी दादी सास कोई खास पसंद नहीं थी, क्योंकि उनके आने पर उसे बहुत सी परेशानियां हो जाती थी। एक दिन देर रात अनुराधा के पास उसके मायके से फोन आता है, जिससे सुनकर वो बहुत घबरा जाती है और वो तुरंत अपने बहू बेटे के कमरे के पास जाती है और उनका दरवाजा खटखटाती है। छोटी बहू, संजय बेटा जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे तुम लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। माफ करना बच्चों, मुझे इतनी रात में तुम लोगों को परेशान करना पड़ा। माँ, परेशानी कैसी? आप हमारी माँ हो और माँ तो कभी भी अपने बच्चों के कमरे में आ सकती है, लेकिन इतनी रात को आप आई हो, वो भी घबराई हुई। कोई बात है क्या माँ? बेटा, तू तो जानता ही है ना कि काफी दिनों से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तेरे मामा का फोन आया था कि तेरी नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हमें फौरन ही जाना पड़ेगा। ठीक है माँ, आप चिंता मत करिए, आप चल के हॉल में बैठिए, मैं भी तैयार होकर आता हूँ, फिर मैं आपको ले चलता हूँ। लेकिन बेटा, अगर तू भी चला जाएगा तो फिर बहू यहाँ अकेले कैसे रहेगी? माँ जी, आप चिंता मत करिए, मुझे अकेले रहने की आदत है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप नानी जी का ख्याल रखिए, जब तक वो ठीक ना हो जाए ना, आप वापस मत आना।
बहू, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मुझे तो तेरी चिंता हमेशा ही लगी रहेगी ना। एक काम कर, तू भी मेरे साथ मायके चल, या तो जब तक हम लोग वापस नहीं आते तो तू अपने मायके चली जा। माँ जी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप मेरे बारे में इतना चिंता करती रहती हो। मैं अपना ध्यान अच्छे से रख सकती हूँ। आप जाकर नानी जी का ध्यान रखिए। माँ जब वो कह रही है कि वो अकेले रह सकती है तो रहने दो ना, आप इतना क्यों सोच रही हो? ठीक है बेटा, जैसे तुम लोगों को ठीक लगे तो जल्दी से नीचे आ जा, तेरा मैं इंतजार कर रही हूँ। अनुराधा इतना कहकर कमरे से चली जाती है। थोड़ी देर बाद संजय भी तैयार होकर अपनी माँ को लेकर अपनी नानी के घर निकल जाता है। सबके जाते ही ज्योति बहुत खुश हो जाती है और सुबह 11 बजे तक सोकर उठती है। पूरे दिन वो बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमती है और शॉपिंग करती है। किसी के ना रहने पर ज्योति बहुत खुश थी। एक दिन रात के समय ज्योति अपने घर पहुंचती है तो देखती है उसकी दादी सास कावेरी घर की सीढ़ियों पर बैठी होती है। दादी जी, आप सच में यहाँ बैठी हुई हो? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? मैं इतनी बड़ी तेरे सामने बैठी हूँ, फिर भी तुझे ये लग रहा है कि तू सपना देख रही है? पागल, तू पागल तो नहीं हो गई है? OMG दादी जी, आप तो सच में यहाँ पर बैठी हुई हो। आप कब आए? जब से तू अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रही थी, शाम से मैं यहीं बैठी हूँ। दादी जी, लेकिन आप यहाँ कर क्या रही हो? आपको यहाँ किसने बुलाया? ये कैसा सवाल है बहू? ये घर मेरे पोते और बेटे का है। जब यहाँ आने का मन करेगा मैं जब आऊंगी। मुझे तुझसे पूछने की जरूरत नहीं है तो बता दे। अरे नहीं नहीं दादी जी, आप तो गलत समझ रही हो। अरे मेरे कहने का मतलब था कि आपने आने से पहले कोई खबर नहीं दी। बता देती तो मैं कहीं नहीं जाती। अब क्या सारी चीज तू यहीं पूछ लेगी या घर का दरवाजा भी खोलेगी? यहाँ सीढ़ी पे बैठे बैठे मेरी कमर में दर्द हो गया है। जी जी दादी जी, अभी खोलती हूँ। अच्छा खासा मजे से रह रही थी, पता नहीं ये कहाँ से आ गई दादी। ज्योति दरवाजा खोलती है और कावेरी अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाती है और बोलती है, मैं आने का तो बहुत दिनों से सोच रही थी, क्योंकि मुझे कुछ काम था लेकिन समय ही नहीं लग पा रहा था। फिर मुझे पता चला कि अनुराधा और संजय भी यहाँ नहीं है तो अकेली होंगी, इसलिए मैं तेरे पास ही रहने आ गई। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इन्हें बुलाया था कि मैं डर रही हूँ। आप आ जाइए। बिना बात के यहाँ टपक कर मेरे रंग में भंग डाल दिया इसने तो। बहू, मेरे यहाँ आने से तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं दादी जी, आपके यहाँ आने से मुझे कोई तकलीफ क्यों ही होगी, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। ठीक है, फिर इसी बात पे मेरे लिए 1 कप अदरक वाली चाय बना दे, वो भी गर्मा गर्म। उसके बाद खाना बना लियो कुछ अच्छा सा। जी दादी जी, अभी लाती हूँ। दादी सास के आने की वजह से ज्योति का सारा ऐशो आराम छिन जाता है, लेकिन उसकी छवि खराब ना हो इसलिए वो अपनी दादी सास के सामने कुछ नहीं बोलती। जैसा वो बोलती ज्योति बिल्कुल वैसा ही करती। एक दिन ज्योति अपनी दादी सास के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जा रही होती है, जहाँ वो उसे फोन पर बात करते हुए सुनती है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं यहाँ अपनी 5 लाख वाली FD के चक्कर में ही आई हूँ। उसके साल पूरे हो गए हैं तो सोच रही हूँ अब FD तुड़वा के उन पैसों को लेकर यहाँ से चली जाऊँ। अरे बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी दादी सास की इतनी बड़ी FD है। अगर इनकी FD के सारे पैसे मुझे मिल जाए ना, तब तो मजा ही आ जाएगा। जब दादी को मेरे ऊपर आंख बंद करके विश्वास हो ही जाएगा, आज के बाद से अपनी दिल और जान दोनों लगा दूंगी दादी की सेवा करने में। कुछ देर बाद ज्योति खाना लेकर कमरे के अंदर जाती है और कावेरी उसे देखकर फोन काट देती है। और उस दिन के बाद से ज्योति पूरे दिल से अपनी दादी सास की सेवा करने लगती है, जिसे देखकर कावेरी बहुत खुश थी। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि ज्योति उसकी सेवा दिल से नहीं बल्कि उसकी FD के पैसों के लिए कर रही है। दिन बीतते हैं। कुछ दिनों बाद संजय और अनुराधा वापस आ जाते हैं और ज्योति को अपनी दादी सास की सेवा करते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ जी प्रणाम, आप यहाँ कब आई? आपको यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं बहू, मुझे यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं हुई है। परेशानी हो भी कैसे सकती है? ज्योति बहू जो यहाँ पर थी, तुझे पता है वो ज्योति बहू ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। इस बार तो मेरी इसने बहुत सेवा करी है। ये देखकर मैं भी हैरान हो गई हूँ। माँ जी हैरान तो मैं भी हो गई हूँ, क्योंकि जिसके सामने आपका यहाँ आने के नाम लेने से मुंह बन जाता था, वो आज आपकी सेवा पानी कर रही है। ये बात तो मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या हुआ बहू, तू किस ख्यालों में खो गई है?
मैंने सुना तेरी माँ की तबीयत खराब थी, अब सब ठीक है ना? हाँ माँ जी, अब सब कुछ ठीक है। मैं तो बहुत डर गई थी कि मेरी माँ को कुछ हो ना जाए, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। तूने अच्छा किया कि तू कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के साथ रह आई। उनकी भी उम्र हो गई है, तो उनके साथ भी जितना वक्त बिता ले उतना अच्छा है। बाकी मेरा ध्यान रखने के लिए ज्योति बहू तो थी ही। बिल्कुल दादी जी, आप चिंता मत करिए, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आपको किसी भी चीज की ना कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। माँ, आपकी बहू ठीक तो है ना? ये कब से दादी जी का ध्यान रखने लग गई? हो सकता है बेटा, दादी के साथ रहते रहते इस दादी से लगाव हो गया हो, क्योंकि तू तो जानता है ना कि तेरी दादी कितने अच्छे दिल की है। ज्योति के बदले हुए रूप को देखकर उसका पति और सास दोनों ही बहुत हैरान हैं, लेकिन किसी को भी सच नहीं पता था कि ज्योति की नजर दादी की एफडी पर है। कुछ दिनों बाद कावेरी अपनी एफडी तुड़वा कर 2 गुना ज्यादा पैसे लेकर घर वापस आ जाती है। दादी के हाथों में नोटों का बैग देखकर ज्योति की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी कावेरी ज्योति के पास जाती है और उसे सारे पैसे दे देती है। दादी, आप ये सारे पैसे मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि बहू, इन सभी पैसों पे तेरा हक है। मैंने बहुत पहले ये सोचकर ये एफडी करवाई थी कि अगर संजय की बहू मेरी सेवा पानी करने वाली आ गई तो मैं सारे पैसे उसके नाम कर दूंगी। वो जैसे चाहे उसे वैसे इस्तेमाल कर सकती है। तू मेरी उम्मीदों पे बिल्कुल खरी उतरी, इसलिए मैंने ये पैसे तेरे नाम कर दिए हैं। जब तेरी सास और पति दोनों में से कोई यहाँ पर नहीं थे, तूने मेरी बहुत अच्छे से सेवा करी है। अपनी दादी सास की साफ नीयत और अच्छा दिल देखकर ज्योति का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनुराधा और संजय भी ज्योति की सेवा के पीछे छिपे उसके स्वार्थ को समझ जाते हैं कि उसने ये सब कुछ अपनी दादी सास की एफडी के लिए किया था। सुमन काफी दयालु थी, वो हमेशा ही हर किसी की मदद करती रहती थी। सुमन का जन्मदिन आने वाला होता है तो सुमन अपनी माँ सरला से कहती है, माँ, मेरा जन्मदिन आने वाला है, आपको याद है ना? अरे हाँ बेटा, याद है मुझे। इस बार तुझे अपने जन्मदिन पर क्या चाहिए? तू जो बोलेगी मैं तुझे वही ला कर दूंगी। तूने कुछ सोचा है क्या कि तुझे अपने जन्मदिन पर क्या चाहिए? माँ, वैसे तो मैंने जन्मदिन के लिए कुछ सोचा नहीं है, लेकिन कई समय से मेरा एक चीज करने का बहुत मन है। सोच रही हूँ इस बार वही करूँ। अगर इतने टाइम से तूने सोच रखा है तो जरूर कुछ अच्छा ही होगा। चल बता, क्या सोचा है तूने? तूने जो भी सोचा होगा वो तुझे जरूर मिलेगा। माँ, मेरा बहुत मन है कि मैं इस बार अपने जन्मदिन पर भंडारा करूं, गरीब लोगों को खाना खिलाऊं। मैंने बहुत बार देखा है लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता है और उनके पास पैसे भी नहीं होते कि वो किसी अच्छी जगह जाकर खाना खा ले। तो मेरा मन है मैं जन्मदिन पर भूखे लोगों का पेट भरूं। अरे वाह, तूने तो बहुत ही अच्छा सोचा है। मुझे नहीं पता था कि तू इतना भी सोच सकती है। अपने जन्मदिन पर भूखे लोगों का पेट भरना चाहती है। इससे अच्छा पुण्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं बहुत खुश हूँ। इस बार तो तेरे जन्मदिन पर भूखे लोगों को भंडारा खिलाएंगे। मैंने ये तो कब से सोचा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने अब तक नहीं बताया। लेकिन मेरा बहुत मन था कि मैं अपने जन्मदिन पर भंडारा करवाऊंगी और अब आपने इस बात के लिए हामी भी भर दी है, तो अब देखना इस बार मैं जरूर भंडारा करवाऊंगी। हाँ बेटा, जरूर। ये जन्मदिन तू तो याद रखेगी, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा लोग भी याद रखेंगे। उन गरीबों को खाना नहीं मिल रहा था और हम दोनों तेरे बर्थडे पे उनका पेट भरेंगे। मैं अभी जाकर सारी तैयारी करती हूँ। नहीं माँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, जब कई दिनों से मेरा मन कर रहा था भंडारा करने का, तो मैंने इसके बारे में बहुत पता भी किया था और इसीलिए मुझे अब सब जानकारी है। मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। हम 2 जगह भंडारा करवाएंगे, एक मेरे जन्मदिन के लिए झुग्गी झोपड़ी के पास और एक सड़क पर आते जाते लोगों के लिए। सच में बेटा, मुझे आज तुझ पर बहुत गर्व हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि तू मेरी बेटी है। आज तूने मेरा सर गर्व से ऊपर कर दिया। माँ, ऐसी बात नहीं है। मेरा यही मानना है कि अगर भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है बेटा, तूने इतना अच्छा कुछ सोचा है तो तुझे जैसे भी करना है तू कर सकती है। मैं तुझे किसी बात के लिए रोकूंगी नहीं। और हाँ, अगर तुझे पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बता दियो, मैं तुझे दे दूंगी पैसे।
सुमन अब अपने जन्मदिन पर गरीब लोगों के लिए भंडारे की तैयारियों में लगती है और अब जन्मदिन आता है तो वो भंडारा भी करती है। जरूरतमंद लोगों की मदद करने के बाद सुमन को काफी अच्छा लगता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, इस बार का जन्मदिन मेरा अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है माँ, जब उन लोगों को भंडारा मिला था तो वो कितने खुश थे। उनकी खुशी ने तो सच में मेरा आज का दिन बना दिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं हर बार अपने जन्मदिन को ऐसे ही मनाने वाली हूँ। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था उन लोगों की मदद करके। तेरी वजह से आज मैंने भी कुछ पुण्य कमा लिए। लोगों की तुझे बहुत दुआ लगेगी। सुमन को लोगों का पेट भरना इतना अच्छा लगने लगा कि अब वो साल में 3 से 4 बार तो भंडारा कर ही देती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सुमन अपने गुल्लक से पैसे निकाल कर गिन रही होती है। ये देखकर सरला कहती है, ये क्या है? तू पैसे गिन रही है? तुझे पैसों की जरूरत है क्या? माँ, वो क्या है ना, मैं भंडारा करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे तो बस इसीलिए मैंने अपना गुल्लक तोड़ दिया। तूने भंडारा करने के लिए अपना गुल्लक तक तोड़ दिया? बेटा, पैसे होने के बाद किसी की मदद करना बहुत आसान है, लेकिन पैसे ना होने के बाद अपने कई समय के पैसे जमा किए हुए पैसों से किसी को मदद करना बहुत ही बड़ी बात होती है। और तूने अब तक इस गुल्लक को तोड़ा नहीं था। आज भंडारा करने के लिए तू अपनी ये गुल्लक तक तोड़ने पर आ गई। माँ, मुझे नहीं पता कि क्या हो गया। जब से मैंने उन गरीब लोगों के लिए भंडारा किया है ना, मेरा मन करता है कि मैं रोज उनके लिए भंडारा करूँ। माँ, आप समझ नहीं सकती, किसी का जब तुम पेट भरो और उसके मुँह से ये निकले कि बेटी तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तो ये सुनकर कितना अच्छा लगता है। और गुल्लक का क्या है, किसी का एक समय का पेट ही तो भरेगा ना। बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा सुमन, मैंने तुझे कुछ दिन पहले बताया था ना कि तेरे लिए एक रिश्ता आया है, तो उन लोगों का जवाब आया है कि वो मिलना चाहते हैं तुझसे। माँ, ऐसा तो करूँगी नहीं कि बाहर सबकी मदद करके आपकी बात का अपमान करूँ। इसीलिए अगर आपने मेरे लिए कहीं रिश्ता देखा है तो मुझे मंजूर है। अगर आपको सब ठीक लग रहा है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप आगे बात बढ़ा दीजिए। सुमन को देखने लड़के वाले आते हैं और वो रिश्ता तय भी हो जाता है। कुछ दिनों में ही सुमन की शादी अजय नाम के लड़के से हो जाती है और सुमन शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद सुमन अपना ससुराल अच्छे से संभालने लग जाती है। कुछ दिनों बाद सुमन से ज्यादा सब्जी बन जाती है। ये देखकर सुमन की सास अनीता उस पर बहुत गुस्सा करती है और बोलती है, बहू, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो तूने इतनी सारी सब्जियां बना दी? माँ जी, मैं ज्यादा सब्जी नहीं बनाना चाहती थी लेकिन गलती से ज्यादा बन गई है। बहू, ये सब बहानेबाजी मैं अच्छे से जानती हूँ। एक तो पहले काम खराब करो और फिर जब कोई सवाल करे तो बोल दो कि गलती से हुआ है। ये गलती ना तू कम किया कर, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। माँ जी, गलती से ही तो हुआ है ना। आप ऐसे क्यों बोल रही है जैसे मैंने जानबूझकर ही खाना ज्यादा बनाया हो। मैं जानकर खाना थोड़ी ना ज्यादा बनाऊंगी। बहू, अभी तो मैंने तुझे बताया कि तू मेरे आगे अपनी ये चालाकी मत दिखाया कर। मैं सब कुछ बहुत अच्छे से समझती हूँ। सुमन जितनी ही अच्छी थी, उसके ससुराल वाले उतने ही खराब थे। वो सुमन को कभी भी इज्जत नहीं देते थे, हमेशा ही मारते पीटते सुनाते रहते थे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सुमन घर से कुछ पैसे बचाकर गरीब लोगों में भंडारा कर रही होती है और सड़क पर सुमन को भंडारा करते हुए उसका पति अजय देख लेता है। अजय को सुमन पर बहुत गुस्सा आता है और वो घर आकर सारी बात अपनी माँ को बता देता है। ये महारानी घर से पैसे चुराकर लोगों में भंडारा कर रही है, लोगों को खाना खिला रही है। आज आने दो इसे, आज मैं इसे अच्छे से सबक सिखा दूंगी। शाम को जब सुमन घर आती है तो सुमन के आते ही अनीता उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, तू घर से पैसे निकाल कर बाहर भंडारा कर रही है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं या तेरा बाप हर महीने तेरा खर्चा भेजता है? माँ जी, आप मेरे पिताजी को बीच में क्यों ला रही हो? वो तो इस दुनिया में भी नहीं है, फिर भी आप उनके बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम मेरी माँ से बदतमीजी करो वो सही बात है, लेकिन मेरी माँ अपनी बातों के बीच तेरे बाप को लेकर आती है तो तुझे बुरा लगता है। तेरी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी आजकल? नहीं अजय, आज इसे कुछ भी मत बोल। इसे भंडारा करने का बहुत शौक है ना। गरीबों का पेट भरना अच्छा लगता है तो ठीक है। अब ये खुद भी भूखी रहेगी और जब खुद को खाना नहीं मिलेगा तो भंडारा करना खुद ही भूल जाएगी ये। अनीता और अजय सुमन को जब खाना ही नहीं दे रहे थे, एक कमरे में बंद कर देते हैं। अपने ससुराल वालों के ऐसे अत्याचार देखकर सुमन से रहा नहीं जाता और वो घर से भागकर अपनी माँ के घर चली जाती है और सब कुछ बता देती है।
जिसके बाद अनीता और अजय के नाम पर पुलिस कंप्लेंट कर दी जाती है और अपनी इस दबाव भारी शादी से वो निकलने की खुशी में सुमन फिर से भंडारा करती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मैं फिर से आजाद हो गई। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है।